स्टूडेंट्स, तो आज हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होता है ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया है। जिन जिन बच्चों को नहीं पता वो वहाँ से पढ़ सकता है। अब हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि डिमांड में चेंज कैसे आता है किसी फैक्टर में चेंज आने से। जैसे हमारे फैक्टर्स कौन से होते हैं डिमांड के, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। डिमांड के फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टैक्स पॉलिसी, ये सारे क्या होते हैं? हमारे डिमांड के फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है, डैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सपोज करो जैसे डिमांड का एक फैक्टर है प्राइस, तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ही चेंज है। ठीक है, परसेंटेज में इसको हमने बताना है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, लाइक प्राइस, इनकम, टैक्स पॉलिसी होगी, सब्सटीट्यूट गुड्स होगी, ये सारे फैक्टर्स है ना। तो इनमें चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है, उसकी परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दी हुई है, अकॉर्डिंग टू ए का केयर क्रॉस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज रेट विच क्वांटिटी चेंज एज अ प्राइस चेंज। प्राइस में चेंज होने में क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस भी एक फैक्टर है ना डिमांड का। अब नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितनी तरह की? 3 तरह की टाइप्स होती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या बताएंगे कि प्राइस के अंदर चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी टू अ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। मीन्स कि एक प्राइस में कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से या प्रोपोर्शनेट चेंज आने से उसकी डिमांड में क्या चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या फिर आप बोल सकते हो काइंड्स और टाइप्स क्या है इसकी। सबसे पहले है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि स्लाइट चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से। सपोज करो आपका पहले प्राइस था 50 रुपीज़ किसी कॉमोडिटी का, अब उसका प्राइस क्या हो गया है? उसका प्राइस हो गया है 60 रुपीज़। ठीक है, जैसे पहले शॉप की एक पीस कितने का था? 50 रुपीज़ का, अब क्या हो गया है? 60 का। तो सिर्फ एक 10 रुपीज़ के चेंज आने से आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, कम होगी है। तो ये क्या होएगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरूरी नहीं डिक्रीज़ ही होए, इंक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप कोई और एग्जांपल लोगे तो कहने का मतलब ये है कि स्लाइट चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने में डिमांड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना को हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लाइट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी कॉज एन इन्फिनिटी चेंज इन इट्स डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पहले हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम जो पढ़ेंगे ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होना। तो इसमें क्या होएगा? प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड पे। अगर प्राइस पहले 20 था अब 30 हो जाए, 40 हो जाए, या फिर 10 हो जाए, 5 हो जाए, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड आपकी स्टेबल ही रहेगी। It means price has no effect on the demand and the demand remains stable। आप डायग्राम में देख सकते हो, प्राइस इंक्रीज होए चाहे डिक्रीज होए, आपकी डिमांड जो है वो स्टेबल की स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है? when the percentage or proportionate change demand is same as percentage or proportionate change in price, it is called, या it is known as unitary elastic demand। परसेंटेज, जितनी आपकी प्राइस में चेंज आ रहा है। सपोज करो आपका प्राइस पहले था 20 रुपीज़। ठीक है, आपका प्राइस पहले कितना था? या 20 छोड़ो, पहले आपका प्राइस था 200 रुपीज़ किसी भी कॉमोडिटी का, अब उसका प्राइस हो गया 220।
ठीक है, कितना उसका प्राइस हो गया है 220। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, पहले 200 था, अब 220 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस, 10%। उसी तरह 10% प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड भी 10% इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी सेम उतना ही चेंज आ रहा है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, और परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ लो, परसेंटेज की फॉर्म में जितना डिमांड में चेंज आ रहा है और जितना प्राइस में सेम चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे यहाँ पे डायग्राम से उन्होंने किया होगा, ये देखो, जैसे P1 पे है हमारा प्राइस, तो प्राइस अब P1 से P में जब गया, सॉरी P से जब P1 पे प्राइस आया तो 10% प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज़ हो रहा है। वहीं सेम आप देखो तो डिमांड जो है D से D1 को इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस P से P1 को डिक्रीज़ हो रहा है 10%, और डिमांड D से D1 को इंक्रीज़ हो रही है। मतलब सेम परसेंटेज में जब चेंज आएगा प्राइस में और डिमांड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से उतनी डिमांड भी, प्राइस के डिक्रीज़ होने से उतनी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है तो इन्वर्स रिलेशनशिप हमने जब प्रीवियस चैप्टर में करा तो तभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, लेकिन सेम प्रपोर्शन, सेम परसेंटेज में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटरी और मोर इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या है, जैसे ये देखो, आपके प्राइस में थोड़ा चेंज होने से डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे P से P1 को प्राइस था 10% डिक्रीज़ हुआ, प्राइस 10% डिक्रीज़ हुआ, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन डिमांड कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 20%। आपकी प्राइस से ज़्यादा परसेंटेज में डिमांड जब इंक्रीज़ होएगी तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी। और अकेला यूनिटरी होता है जब सेम परसेंटेज में प्राइस और डिमांड चेंज हो, और जब डिमांड ज़्यादा चेंज हो परसेंटेज में प्राइस से, तो तब होता है ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक है, और लेस देन यूनिटरी में क्या होएगा, जो डिमांड है वो कम चेंज हो रही है प्राइस से। जैसे प्राइस आपका उन्होंने बोला 20% कम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये P है, P से P1 को अगर 20% डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे ये P से P1 को इधर आया तो ये 20% डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, 20% डिक्रीज़ हो गया। अब इसके 20% डिक्रीज़ होने के बाद ये जो डिमांड है ये क्या हुई है, सिर्फ 10%, यहाँ तक, ये लाइन तक सिर्फ डिमांड सिर्फ 10% इंक्रीज़ हुई है, जबकि हमारा प्राइस कितना डिक्रीज़ हुआ है, 20%। प्राइस ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ लेकिन डिमांड कम डिक्रीज़ हो रही है। तो इस, अगर ऐसी वाली फॉर्मेट के अंदर आपका डायग्राम बन रही है तो उसका मतलब ये क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी और लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 20% फॉल इन प्राइस कॉज 10% राइज इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कि जो कॉमोडिटी है उसकी नेचर कौन सी कॉमोडिटी, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी कौन सी होएगी, जो आपकी नेसेसरी नीड्स को पूरा करने के लिए आपको कॉमोडिटी एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए, जैसे फूड। ठीक है, फूड क्या है, आपको नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे वाली कॉमोडिटीज़, नेचर की कॉमोडिटीज़ को आपको ज़रूरत है तो उसकी डिमांड हाई होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, नेसेसरी चीज़ें, फूड, शेल्टर, ये सब तो नेसेसरी है, तो इनकी डिमांड तो ऑलवेज हाई होगी। जैसे लग्जरी गुड्स हैं, एसी हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, कार हो गया, तो ये गुड्स की डिमांड जो है इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, एक एवरेज हाई होगी, क्योंकि जिन पर्सनस के पास पैसा है वही क्या कर सकते हैं, लग्जरी चीज़ों को खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पुअर पीपल है वो तो नहीं खरीद सकता, वो तो सिर्फ अपनी फूड, शेल्टर, जो नेसेसरी चीज़ें उनको ही पूरा करेगा। तो जो नेचर ऑफ कॉमोडिटी है वो भी डिमांड पर क्या करती है, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स लाइक मिल्क, टी, कर्ड। इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज then people use it for making tea or coffee only. On the other hand, if the price falls then milk is used for different purpose. कहते हैं जो डिमांड है वो डिफरेंट यूजेस पे भी है।
डिपेंड है। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम यूज़ टी बनाने के लिए करते हैं, कर्ड बनाने के लिए, मटर बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस जैसे उनका बोल रहे हैं कि मिल्क का इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आप लोग क्या है इतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करेंगे, मिल्क को सिर्फ अपनी नेसेसरी चीज़ जैसे टी कॉफ़ी पीने के लिए ही बस दूध को यूज़ करेंगे। लेकिन उसका जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो लोग उसका कर्ड बनाना, बटर बनाना, चीज़ बनाना भी स्टार्ट कर लेंगे। तो जो गुड्स की डिमांड है वो उनके यूजेस पे भी डिपेंड होती है कि उनको किस वे से यूज़ करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था पॉइंट। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि जब आपके पास जैसे एक चीज़ को लेने के लिए आपके पास सफिशेंट अमाउंट नहीं है, तो उसके जैसे सेम चीज़ को आप लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माज़ा एंड स्लाइस, दोनों का टेस्ट सेम होता है। अगर स्लाइस का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप माज़ा पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। दैट ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर सपोज करो स्लाइस का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, माज़ा पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे। नेक्स्ट वन इज टाइम एलिमेंट। द इलास्टिसिटी और डिमांड इन शॉर्ट रन इज लेस इलास्टिक एंड मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन because it is difficult to change the taste, preference and habit in short run, whereas in long run all these can be changed। कहते हैं जो टाइम एलिमेंट है वो भी डिमांड को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर चेंजेस आने, उसकी हैबिट के अंदर चेंजेस आने, अगर शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस आ रहे हैं उसकी हैबिट के अंदर तो वो डिमांड को इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने पक्का ही अपना रहने का जो ढंग है प्रॉपर ही चेंज कर लिया है तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। If the person or consumer is habitual for the some particular commodity, then the demand of such good is inelastic, like liquor, cigarette, tea, etc. Here price does not change the demand of consumer। कहते जो कंज्यूमर की हैबिट है वो भी डिमांड पे इफेक्ट करती है। जैसे कोई पर्सन है उसको अल्कोहल पीने की या सिगरेट पीने की आदत हो चुकी है, तो प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज़ हो जाए उसको डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको लेके पिएगा ही पिएगा अल्कोहल को, ठीक है। नेक्स्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम क्या करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। अगर इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। प्राइस लेवल ऑल्सो क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर कॉमोडिटीज़ के प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होएगी, अगर कॉमोडिटीज़ के प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होएगी। ड्यूरेबिलिटी कि आप कुछ जोन से भी आप गुड को खरीद रहे हो उसको आप कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, वो चीज़ भी क्या करती है, उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ कॉमोडिटी। The commodity whose demand postponed for the future have more elastic demand like for luxury good। अब वो वाली कॉमोडिटी जिनका फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होएगी, जैसे कार, ठीक है। कार को भी छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द कॉमोडिटीज़ हुज डिमांड पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर हैव मोर इलास्टिक डिमांड। जैसे आप गोल्ड ले लो, ठीक है। गोल्ड की अगर आप आज गोल्ड खरीदते हो तो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ता ही है, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कम हो लेकिन मोस्टली उसका प्राइस बढ़ता ही है, ठीक है। तो फ्यूचर में इसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है तो आप पहले खरीद के रख लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कॉमोडिटी। अब जो हमारी क्या कहते हैं, इनकम मोस्टली जिन कॉमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड होती है वो भी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि मोस्टली पर्सनस की जो इनकम है वो नेसेसरी चीज़ें जैसे फूड, क्लोथ्स, उन पे जो होती है खर्च होती है, ठीक है। तो इन गुड्स की क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, इनमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इन जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड होता है कि एक कॉमोडिटी में की डिमांड में चेंज होने से दूसरी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर आप डिमांड कार की इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑफकोर्स पेट्रोल की भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे पेन एंड इंक, अगर पेन्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो इंक की भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि पेन्स में इंक भरने के लिए तो चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैयर कैसे करते हैं, इसमें मेथड्स बताने हैं। सबसे पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने कैसे करना है इसको, डिमांड को कंप्यूट कैसे करना है, आपने क्या करना है, under this method the elasticity of demand is measured with the help of effect of on total expenditure due to change in price of commodity।
कॉमोडिटी के अंदर चेंज आने से, कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उसके खर्चों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ क्या करती है, डिटरमाइन करती है प्राइस। और उसकी क्वांटिटी क्या करती है, इस मेथड में डिटरमाइन करती है। जैसे डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। जैसे ये देखो, पहले हमारा प्राइस था 8, अब 8 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, 7। जब प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज, 3 से 4। जब आपका प्राइस कम हो गया तो आपने चीज़ें खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया, ठीक है। जब 6 से 5 हो गया तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, 5 से 6। तो आपने टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्या बन जाता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब प्राइस के डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में डिमांड को कैसे कंप्यूट करना है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, कि जब हमारा प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और उससे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उससे हमारी टोटल क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारी टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें क्या बताया जाता है कि प्राइस में चेंज होने से, प्राइस की परसेंटेज में चेंज आने से डिमांड की परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज में लेना है इसको, ठीक है। कि परसेंटेज की प्राइस में चेंज आने से क्या परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हमने जो किया वो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी हमारे डिमांड का सेकंड फैक्टर है कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है, ठीक है। What is income elasticity of demand is defined as the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in income। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस में चेंज आने में डिमांड में कितना चेंज आता है, परसेंटेज की फॉर्म में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या बताएंगे कि इनकम में चेंज आने से परसेंटेज में उसकी डिमांड में क्या चेंज आता है, इन दी परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वाई से, ठीक है। वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं और डी से डिमांड को, ठीक है। और जो ये ट्रायंगल है इसका क्या मतलब होता है, चेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जैसे एग्जाम्पल देख दो, इफ़ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ 2000 देन ही परचेज 20 यूनिट्स चॉकलेट्स। व्हेन इनकम इंक्रीज टू 4000 then his demand for chocolates also increased to 30 units. What is the income elasticity of chocolate? तो इनकम इलास्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन इनकम, यही था फॉर्मूला, चेंज इन डिमांड चेंज इन इनकम, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। तो हम देखेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो डिमांड कितनी चेंज हो रही है हमारी, डिमांड हमारी चेंज हो रही है, 20 थी पहले तो अब कितनी होगी, 30। तो कितनी डिमांड चेंज हो रही है हमारी, 10 डिमांड चेंज हो रही है, 10। और इनकम कितनी हो रही है, पहले 2000 थी अब 4000 होगी, तो कितनी चेंज आ रहा है इसमें, 2000 का। तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कौन कौन सी। सबसे पहले पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, जैसे इधर बताया हुआ है, ठीक है। ये आप डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हो, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इधर से इधर गई तो डिमांड भी इंक्रीज़ हुई, फिर इनकम इंक्रीज़ हुई, फिर डिमांड इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटरी इनकम
नेक्स्ट है इसके आगे फर्दर टाइप्स है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे फर्दर टाइप्स है। सबसे पहले आता है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यूनिटरी हम पीछे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यूनिटरी वाला पढ़ के आए। तो यूनिटरी में क्या होता है कि सेम परसेंटेज में चेंज आना, ठीक है। जैसे उधर प्राइस 10% डिक्रीज़ हो रहा था तो डिमांड 10% इंक्रीज़ हो रही थी, है ना। प्रीवियस हमने डायग्राम में किया था ना। तो उसी तरह से इसमें भी है क्या, अगर 10% इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो 10% डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब सेम परसेंटेज में जब इंक्रीज़ या चेंज हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इनकम। मोर देन यूनिटरी मतलब अगर इनकम 10% इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें आपको बताती हूँ, ये इनकम है और यहाँ पे है डिमांड, ठीक है। ये वाई है, ये Y1 है। इनकम हो रही है 10% इंक्रीज़, तो ये डिमांड है D, ये D1। तो डिमांड 20% इंक्रीज़ हो रही, तो ये क्या हो गया, मोर देन यूनिटरी, ठीक है। नेक्स्ट लेस देन यूनिटरी, जब इनकम 10% इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड सिर्फ 5% इनकम से कम इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है, Y2 से Y1 को जब इनकम आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्वांटिटी और डिमांड हमारी Q2 से Q1 की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है, इनकम इंक्रीज़ होए चाहे डिक्रीज़ होए डिमांड आपकी स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, इट इज़ वेरी ऑफन दैट डिमांड फॉर टू गुड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन द प्राइस ऑफ देम चेंज द डिमांड फॉर द अदर गुड्स चेंज। जैसे ये देखो, इसमें क्या बोला है कि जो गुड्स होती हैं, रिलेटेड गुड्स होती है, उनके एक के प्राइस में चेंज होने में दूसरे को भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे टी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। टी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉफ़ी का भी प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बताया उन्होंने कि एक प्राइस में इंक्रीज़ होने से दूसरे का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो पूरा चैप्टर इसमें सभी हमने परसेंटेज की फॉर्म में ही बताना है, ठीक है। जैसे इसकी डिग्रीज क्या है, पॉजिटिव गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक सब्सटीट्यूट के में चेंज आने से दूसरे सब्सटीट्यूट में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर एक पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉफ़ी का भी हो रहा है, टी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो कॉफ़ी की भी हो रही है, ठीक है। और नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये चीज़ ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, इसमें क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बता रहा है। जैसे कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर प्राइस पेट्रोल का कम हो जाएगा तो कार्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।